हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी को देखने वाले हैं। और आज का ये हमारा लेक्चर जो होने वाला है ये इंडियन पॉलिटी का होने वाला है। आज से हम इस पार्ट को शुरू कर रहे हैं। इससे पहले अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप सभी लोगों को पता होगा कि हमने हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है उसको कवर कर ली है। जितने भी सवाल आपके 38वीं से 31वीं बीपीएससी तक पूछे गए थे, बीपीएससी सीडीपीओ में पूछे गए थे और बीपीएससी टीआरई 1-2 में हिस्ट्री और ज्योग्राफी के पार्ट में पूछे गए थे, उन सभी को हमने क्लियर कर लिया है। और उसको ख़त्म होने के बाद हम जो है पॉलिटी अपना स्टार्ट कर रहे हैं। एक तरफ पॉलिटी आपकी चलेगी और इसी के साथ साथ जो है बिहार जीके की क्लासेस भी आपको मिल रही होंगी। अगर आप लोगों ने उन सभी क्लासेस को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर जो है उसको देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आप सभी के लिए होने वाला है, क्योंकि ये सभी के सभी पीवाईक्यू है और पीवाईक्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब पीवाईक्यू के साथ साथ आपको जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी जरूर पढ़ना है, क्योंकि यहीं से आपका जो है बेस मजबूत होगा। तो आज के सेशन में हमारा जो है संविधान सभा का निर्माण और उसकी निर्माण की प्रक्रिया, इन सारे टॉपिक से, और जो अनुच्छेद हैं, अनुसूची हैं, इन सभी टॉपिक को हम छोटे छोटे टॉपिक हैं इनको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप में से जितने भी लोग ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले जब वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। इसके अलावा दोस्तों, आपको अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको डेली क्लास की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं और हमारे सेशन का पहला सवाल है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। बहुत ही आसान सा सवाल है। जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसकी अध्यक्षता जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। इसके बाद जब 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई तब जो है सभी लोगों ने जो है निर्विरोध डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया था। तो पहली बैठक जो है ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, याद रखिएगा। इसका ए विकल्प सही हो जाएगा। 66वीं बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो है अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। अगला सवाल देखिए, कह रहा है भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था। बहुत ही आसान सा सवाल है, आप सभी लोग इसका सही जवाब जो है जानते होंगे। भारतीय संविधान को बनने में दोस्तों 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगा था। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था। आप लोग जानते हैं, अभी मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और आखिरी बैठक जो हुई थी ये 26 नवंबर 1949 को हुई थी, याद रखिएगा। तो इस हिसाब से 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। ये विकल्प जो है सही हो जाएगा। 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंकित होने तक का जो संविधान सभा को कुल समय लगा है वो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और जब अंगीकृत हुआ संविधान तो 26 नवंबर 1949 को तारीख थी। अगला सवाल देखिए, संविधान सभा को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया। संविधान को जो है 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था। तो आप सभी लोग जानते हैं कि कराची अधिवेशन नहीं, लाहौर अधिवेशन में जब 2 दिसंबर 1929 में जो हुआ था वहाँ पर पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी और 26 जनवरी 1930 को जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का निश्चय किया गया था। अब क्योंकि अगर हम 15 अगस्त को तो भारत आज़ाद हो गया था तो 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अगर संविधान को इस दिन लागू न किया गया होता तो ये जो है जो तिथि थी इसकी जो है इम्पोर्टेंस जो है ख़त्म हो जाती और सभी इसको भूल जाते। तो इसीलिए कांग्रेस ने इस तिथि को जो है 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। 26 जनवरी को इसी दिन जो है संविधान लागू करने के लिए कहा था, ताकि 26 जनवरी का भी जो है महत्व बना रहे और लोगों को याद रहे कि ऐसा क्यों किया जाता है। 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी लिखा गया है कि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया भारत
तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय रखने के हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष जो है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस जो है मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया। भारत का संविधान जो है किसके द्वारा ग्रहण किया गया, ये आपको बताना है। तो ना तो गवर्नर जनरल, ना ब्रिटिश संसद, ना भारत की संसद, ये संविधान सभा के द्वारा जो है अंगीकृत किया गया था, ग्रहण किया गया था। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी CDPO प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, भारत का संविधान सभा द्वारा ग्रहण किया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में 9 दिसंबर 1946 को ही डॉक्टर सज्जन सिन्हा को इस सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंतिम रूप से जो है तैयार किया और उसको अंतिम रूप प्रदान किया और संविधान को अंगीकार किया। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत कब किया गया था, तो आप सभी लोग जानते हैं इसकी जो डेट थी ये 26 नवंबर 1949 थी। 26 नवंबर 1949 थी। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 38वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, भारतीय संविधान के उद्देश्य का प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों के ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने और इसको अंतिम रूप देने की तारीख जो है 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध जो है लागू हो गए थे और संविधान के शेष उपबंध जो है 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि जो है ये 26 जनवरी 1950 को माना जाता है। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान को अपनाया गया। भारतीय संविधान को जो है अपनाया गया था, तो किसके द्वारा अपनाया गया था, तो मैंने पहले ही बताया था कि ये जो सही जवाब हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था, तो ए विकल्प जो है इसका ये हमारा सही हो जाएगा। 39वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा जो है अपनाया गया था। देखिए, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो जिस दिन अंगीकृत किया गया था उसी दिन को जो है भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। तो ये आपका 26 नवंबर हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, 26 नवंबर हो जाएगा। 60 से 62 बीपीएससी प्री 2016 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है और भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ। इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में सवाल है। कह रहा है 29 अगस्त 1947 को संविधान की लेखन समिति गठित की गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर व अन्य 6 सदस्य थे। इनमें से कौन इस समिति के जो है सदस्य नहीं थे। अब कौन इस समिति के सदस्य नहीं थे ये आपको बताना है। देखिए, एन गोपाल स्वामी अयंगर बिल्कुल थे और कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी भी थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भी थे, लेकिन जो है जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। बीपीएससी CDPO 2005 में ये सवाल पूछा गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित लेखन या प्रारूप समिति के अन्य सदस्य थे गोपाल स्वामी अयंगर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र और DP खेतान। इनमें से BL मित्र के स्थान पर N माधव राव तथा DP खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु के बाद जो है TT कृष्णमाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। जवाहरलाल नेहरू इस समिति के सदस्य नहीं थे। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी CDPO प्री 2009 में ये सवाल पूछा गया था। संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी थे। उन्हें कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मुंबई से संविधान सभा के लिए चुना गया था।
अगला सवाल देखिए, संविधान का स्रोत, संविधान कहाँ कहाँ से लिया गया है, कौन कौन सी चीज़ें, ये आपको बताना है इसमें। देखिए संविधान के स्रोत में पहला सवाल कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कि कानून के समक्ष समानता, किस देश के संविधान से ये लिया गया है। जो कानून के समक्ष जो है समानता है आर्टिकल 14 का, ये जो है कौन से देश से लिया गया है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन से ये लिया गया है। इसका बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य भारत अपनी सीमा के भीतर किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इस प्रावधान की विशेष बात यह है कि यह नागरिक या विदेशियों के लिए समान रूप से लागू होता है। यहाँ विधि के समक्ष समानता ब्रिटिश परंपरा चूँकि ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है इससे ली गई है। कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है। अगला सवाल देखिए, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई थी। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व या भ्रातृत्व की भावना जो है ये कहाँ से आई थी। तो आपने फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ा होगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो है ये नारा उठा था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व या भ्रातृत्व। तो ये आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। ये जो है फ्रांस की क्रांति से आई, ये चीज़ आप याद रखिएगा। बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए 1789 में ईस्वी में संपन्न फ्रांसीसी क्रांति निरंकुश अराजक राजतंत्र के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी और इस क्रांति का सूत्रवाक्य था स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व या बंधुत्व। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो बहुत ही फेवरेट सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है, आप सभी लोग जानते होंगे। ये सवाल आपसे बार बार जो है पूछा जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, डीपीएसपी जो लिए गए हैं ये कहाँ से लिए गए हैं। तो ये आपका जो है आयरलैंड से लिया गया है, याद रखिएगा। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल पूछा गया था। और जो डीपीएसपी है या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये आयरलैंड से जो है लिए गए हैं। और यहाँ पर देखिए ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, संसदीय सरकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिपरिषद, द्विसदनीय विधायिका। इसके अलावा अगर आयरलैंड से देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में सदस्यों को नामित किया जाना। इसके अलावा अमेरिका से देखेंगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के कार्य, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का हटाया जाना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन की स्वतंत्रता, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अगला सवाल देखिए, कनाडा से परिसंघात्मक व्यवस्था, केंद्र में निहित अवशेष शक्तियां, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। और ये रूस से, सोवियत यूनियन से, मौलिक कर्तव्य प्रस्तावना में व्यक्ति, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा। गणतंत्र का सिद्धांत जो है फ्रांस से लिया गया है। समता, स्वतंत्रता तथा भाईचारे संबंधी विचार जो है ये प्रस्तावना में व्यक्ति जो है ये फ्रांस से ही लिए गए हैं। जर्मनी से देखिए, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। और दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन संशोधन, संविधान संशोधन। और जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की उदाहरण। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, पूछता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो आप इसको भूलिएगा मत, इसको याद रखिएगा। देखिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है। तो ये आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, सूची एक को जो है सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि डीपीएसपी जो है कहाँ से ली गई है। तो ये जो है आयरलैंड से ली गई है। पहले को 3 से मिला दीजिए, पहले को 3 से मिला दीजिए। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। तो इसके बाद 4 हो जाएगा। भारत राज्यों का संघ, जिसमें केंद्र को जो है अधिक शक्ति प्रदान की गई है। तो अगर हम इसकी बात करें तो सी का कौन सा हो जाएगा, डी का। देखिए डी का कौन सा हो जाएगा, तो ये कनाडा से। ये आपका 3-4 के बाद 2 हो जाएगा। 3-4 के बाद 2 नहीं होगा, 3-4 के बाद बीच में एक जगह खाली रहेगी। इसके 3 और 4 अभी ये जगह खाली है, फिर आपका 2 हो जाएगा। तो अब एक ही चीज़ बच रही है जिसमें आपको दिख रहा है संघ एवं राज्यों के बीच संबंध की जो है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची जो है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो 3-4-1-2 इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए 3-4-1-2 जो है कहाँ पर लिखा गया है, डी विकल्प में लिखा गया है। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत वर्णित है और भारतीय संविधान की यह बात विश्व के किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो डीपीएसपी कहाँ से आपके लिए गए हैं, शॉर्टकट में आप लोग डीपीएसपी याद रखिएगा। तो ये आपका जो है आयरलैंड से लिए गए हैं। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। डीपीएसपी जो है ये आयरलैंड से लिए गए हैं और वहीं से के संविधान से जो है प्रभावित और प्रेरित है। बीपीएससी सीडीपीओ में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया है। भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ जो है संघीय ढांचा का विचार जो है ये कहाँ से लिया है, तो ये जो है कनाडा से लिया है। ये कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। बीपीएससी सीडीपीओ पर 2005 में ये सवाल पूछा गया था। भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ साथ संघीय ढांचा का विचार कनाडा के संविधान से लिया है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई। जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई, ये आपको बताना है। इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो जनहित याचिका जो है ये कहाँ से ली गई है, तो ये यूएसए से ली गई है, याद रखिएगा। जनहित याचिका जो है ये यूएसए से ली गई है। ये आपका डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था। जनहित याचिका या पब्लिक इंटरेस्ट जो है लिटिगेशन, पीआईएल जो हम कहते हैं, इसकी अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है और जो है जनहित याचिका मानव अधिकारों और समानता को आगे बढ़ाने के या व्यापक सार्वजनिक चिंता के मुद्दों को उठाने के लिए दायर की जाती है। अगला सवाल देखिए, संविधान के प्रमुख भाग तथा अनुच्छेद। इसमें पहला सवाल आपसे कह रहा है कि संविधान भारतीय संविधान में शामिल है। भारतीय संविधान में शामिल है तो भारतीय संविधान में 2011 की बात की गई थी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसका पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची। और अगर अब देखें तो लगभग 450 से ज़्यादा अनुच्छेद हो गए हैं, परंतु सभी मूल अनुच्छेद के उपखंड हैं ये। जैसे 395 है, इसमें 395 ए बी सी डी, नंबर तो 395 ही हैं, लेकिन काखा काका करके इसमें जो है जोड़ दिया गया है। तो हम लगभग मान सकते हैं कि 450 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं इसमें, ठीक है। अब जो है अनुसूची 12 हो गई है, पहले जो है मूल संविधान में 8 थी, तो 22 भाग अभी भी हैं। ये चीज़ें याद रखिएगा। हम वैसे मूलतः भी मानेंगे कि 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची, यही हम मानेंगे, क्योंकि 396 अनुच्छेद नहीं आया है। इसी के अंदर ABCDEFGH करके इन्होंने बढ़ा दिए हैं। देखिए, भारतीय संविधान में लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद हैं, परंतु सब मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात काखा गागा आदि के रूप में सभी जुड़े हुए हैं। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। नई अनुसूचियाँ भी जोड़ी गई, जिनकी संख्या जो है 8 से बढ़कर 12 हो गई। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद है तो कितने अनुच्छेद हैं ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, अब क्योंकि यहाँ पर 395 नहीं दिया गया है तो 400 से अधिक अनुच्छेद जो है हम कह सकते हैं। तो इसका सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। उस टाइम आयोग ने भी इसी को जो सही जवाब माना था। 42वीं बीपीएससी में पूछा गया था 1997-98 में। अगला सवाल देखिए, भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल है तो कितनी धाराएं शामिल हैं ये आपको बताना है। ये भी देखिए, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए। सवाल ही 395 जो है अनुच्छेद है टोटल, याद रखिएगा। वैसे काउंट करेंगे तो 450 से ज़्यादा है। अगला सवाल देखिए, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया था। संविधान के किस प्रावधान के द्वारा अस्पृश्यता का जो है उन्मूलन किया गया था। तो अनुच्छेद 17 के बारे में आप सभी को पता होगा, इसके द्वारा जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया था। तो इसका सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। इस अनुच्छेद में कहा गया कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप से आचरण निषिद्ध किया जाना चाहिए। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय सदन या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका अनुच्छेद 13 हो जाएगा। अनुच्छेद 13 हो जाएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, 45वीं बीपीएससी प्री 2001-2 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ व राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता या न्यून करता हो। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया है तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 245 में संसद और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है। अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा व विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अगला सवाल देखिए,
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो ये जो है मुकदमे और कार्यवाही से संबंधित है। याद रखिएगा, मुकदमे और कार्यवाही से ये विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत वाद और कार्यवाहियों का उल्लेख है और अनुच्छेद 302 में व्यापार और वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति और अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी का उल्लेख है। अगला सवाल देखिए, किस अनुच्छेदों के अंतर्गत सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? किस या किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसका 120(1) हो जाएगा, उसका 120(1) हो जाएगा। और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में अगर आप देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120 के अनुसार राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति व्यक्त नहीं कर सकता, उसे अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा जो है दे सकेगा। अनुसूचियों से सवाल है, कह रहा है संघीय सूची में कितनी प्रविष्टियां हैं और जो है राज्य सूची में कितनी प्रविष्टियां हैं, ये आपको बताना है। तो ये देखिए सवाल कब का है? 2016 का है। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा? चलिए हम मिलाते हैं। देखिए जो है संघीय सूची में आपके जो है कितने प्रविष्टियां हैं, संघीय सूची में आपकी कितनी प्रविष्टियां हैं, तो ये आपका हो जाएगा 97। राज्य सूची में कितनी है ये आपको बताना है। तो राज्य सूची में अगर हम देखें तो 66 प्रविष्टियां हो जाएंगी, समवर्ती सूची में 47 हो जाएंगी यहाँ पर दिए गए ऑप्शन के अनुसार। तो इसका बी विकल्प जो है सही हो जाएगा, ACB जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बीपीएससी प्री 2016 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए, संघीय सूची में 97 प्रविष्टियाँ थी, वर्तमान में जो है 98, और राज्य सूची की 66 प्रविष्टियाँ जो 59 रह गई हैं, और समवर्ती सूची की 47 प्रविष्टियाँ जो अब जो है 52 हो गई हैं। अगला सवाल देखिए, भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत है। भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत है, तो भूमि सुधार किसके विषय के अंतर्गत है? तो भूमि सुधार जो है ये राज्य सूची का विषय है, याद रखिएगा। अब राज्य सूची और जो है संघीय सूची और समवर्ती सूची क्या है, ये आप सबसे पहले आपको जान लेनी चाहिए। देखिए, संघीय सूची वो है जिस पर केवल केंद्र सरकार जो है वो कानून बना सकती है। राज्य सूची यह है वह है जिस पर केवल राज्य सरकार जो है विचार विमर्श और कानून बना सकती है। इसके अलावा समवर्ती सूची वह सूची है जिस पर जो है दोनों लोग जो है कानून बना सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। 43वीं बीपीएससी पर 1999 में ये सवाल जो है पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, किस संविधान की किस सूची में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं? भारतीय संविधान की किस सूची में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका तीसरी सूची में। ठीक है, तीसरी सूची में दिए हैं, तो आपका बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। बीपीएससी CDPO प्री 2005 में यह सवाल पूछा गया था। संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं। इसमें संघ व राज्य के मंत्री के लिए पद और गोपनीयता की शर्तों के तथा संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान के प्रारूप इसमें दिए गए हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में सम्मिलित है? समवर्ती सूची में कौन सा विषय है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा शिक्षा। शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है और इस पर जो है केंद्र और राज्य दोनों काम कर सकते हैं। 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र और राज्यों के बीच जो है निश्चित कर दिया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, किंतु संघ व राज्य दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 57 द्वारा इसे जो है समवर्ती सूची में डाल दिया गया। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं सूची में शामिल नहीं है? कौन सा जो है संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो है पुस्तकालय सम्मिलित है, ईंधन और चारा सम्मिलित है, ग्रामीण खेल जो है ये नहीं सम्मिलित है। याद रखिएगा, ग्रामीण खेल जो है ये नहीं सम्मिलित है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया था और संविधान की 11वीं सूची में पंचायत का उल्लेख है, जिसमें कुल 29 विषय शामिल है। पुस्तकालय, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण आवासन, लघु अनुपज, मत्स्य उद्योग इत्यादि विषय इसमें शामिल है, लेकिन ग्रामीण खेल का उल्लेख जो है 11वीं अनुसूची में नहीं है। अगला सवाल देखिए, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम के लिए भारतीय संविधान की किस सूची में रोकथाम जो है भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है, ये आपको बताना है। 6वें नंबर का सवाल है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, जानवरों के प्रति जो है क्रूरता को
ये जो है समवर्ती सूची में रखा गया है, समवर्ती सूची में रखा गया है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 66वीं बीपीएससी एग्जाम 2020 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल या जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में प्रविष्टि 17 के तहत उल्लिखित है। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन के प्रावधान समाविष्ट हैं, ये आपको बताना है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन के प्रावधान जो है समाविष्ट हैं, तो ये आपका चौथी अनुसूची में है, याद रखिएगा चौथी अनुसूची में है, तो इसका डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। बीपीएससी असिस्टेंट 2019 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अर्थात सीटों के आवंटन के बारे में उल्लेख। भारतीय संविधान 22 भाग में विभाजित है और इसमें से कुल 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां सम्मिलित हैं। अगला सवाल देखिए, 5वीं अनुसूची किस विशेष समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। 5वीं अनुसूची किस विशेष समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो ये जो है अनुसूचित जनजाति के लोगों से संबंधित है, याद रखिएगा। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में यह सवाल जो है पूछा गया था। 5वीं अनुसूची अनुसूचित जनजाति के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। इस अनुसूची में प्रावधानित उपबंधों के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि वह प्रतिवर्ष या राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा दल बदल विरोधी जो है विधायन से, दल बदल प्रतिरोधी जो है विधायन से, ये आपका सही हो जाएगा ए विकल्प। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल प्रतिरोधी विधायन से है। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी। अगला सवाल देखिए, और ये सेशन का हमारे आखिरी सवाल है। भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान रखे गए हैं। तो अभी आपने देखा कि ये जो है ये 10वीं अनुसूची में रखे गए हैं। किस में रखे गए हैं, 10वीं अनुसूची में रखे गए हैं। 17वीं बीपीएससी री एग्जाम 2024 में ये सवाल जो है पूछा गया था। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, डी विकल्प इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे, भारतीय संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर निर्भरता संबंधी उपबंध जो है दिए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है, सही क्रम जो है कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र, ये जो क्रम है ऐसे ही आपके संविधान के प्रस्तावना में लिखा गया है। तो आपका डी विकल्प जो है सही हो जाएगा, डी विकल्प सही हो जाएगा। 40वीं बीपीएससी प्री 1995 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए, प्रश्न में दिए गए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए शब्द हैं और ये भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इनमें से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों का निर्धारित क्रम है सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र। ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि संविधान में उल्लिखित शब्द ये हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। तो ये लिखे कुछ इस तरह से है, लेकिन आपको ऑप्शन में इस तरह दिया गया है, इसलिए यही आपका सही हो जाएगा। दोनों का मतलब जो है लगभग एक ही होता है, इसीलिए आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, भारत को किस रूप में घोषित किया गया है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, तो एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और जो है प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में जो है भारत को घोषित किया गया है। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। 42वीं बीपीएससी प्री 1997-98 में ये सवाल जो है पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना जो है आरंभ होती है। तो आरंभ कौन से शब्द से होती है, तो मैंने आपको बताया ये जो आरंभ होती है कि हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग, यही शब्दों से जो है भारत की प्रस्तावना या प्रियम्बल जो है संविधान की ये स्टार्ट होती है। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, हमारे जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है, था भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है।
इसका अर्थ है कि जनता में जो है सर्वशक्ति है और जनता ही जो है सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। लेकिन इसका उल्टा हो रहा है, नेता लोग मलाई काट रहे हैं और जनता क्या कर रही है, जनता एक एक पैसे के लिए मोहताज है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए और इसको जो है सही शब्दों में आपको लगाना है, सही क्रम में लगाना है। कैसे ये प्रियम्बल में दिए गए हैं, कैसे प्रस्तावना में दिए गए हैं, उसी के अनुरूप इसको सही ढंग से लगाना है। तो पहले आपका क्या आ जाएगा, तो पहले आपका सार्वभौमिक आ जाएगा, पहले सी आ जाएगा। देखिए सी सब में एक में नहीं है तो एक काट देंगे। बाकी सी के बाद जो है आपका आ जाएगा समाजवादी। सी के बाद आपका समाजवादी आएगा तो सी के बाद ए आ जाएगा। 2 नंबर पे ए आ जाएगा तो सी के बाद ए आ गया। तो बाकी सभी कैंसिल हो गए तो आपका CABD जो है सही हो जाएगा। सार्वभौमिक, समाजवादी, इसके बाद जो है धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य, इस तरह से जो है वर्णित किया गया है आपके प्रस्तावना में। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 48वीं से 52वीं BPSC प्री 2008 में ये सवाल जो है पूछा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष का। अगला सवाल देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था। किस एक को जो है मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था पहले, तो ये आपका 2 शब्द हैं जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए, जिनको हम कहते हैं समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। ये दोनों शब्द जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे, मतलब मूल संविधान में नहीं थे, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। BPSC CDPO प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया था। और देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूलतः भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया था। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख न किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष। वर्ष 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश के आधार पर जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के बाद प्रस्तावना में 3 शब्द नए जोड़े गए, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो है जोड़ा गया था। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो कौन सा संविधान संशोधन था, अभी मैंने आपको बताया 42वां संविधान संशोधन 1976। तो 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में हुआ था और इसके तहत जो है समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। तो ये ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। BPSC प्री 2016 में ये सवाल पूछा गया था। अब इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द जो है याद रखिएगा, बार बार आपसे पूछा जाता है। अगला सवाल देखिए, 7वें नंबर का सवाल है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना या प्रियम्बल में किन संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है ये जोड़े गए थे। सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द जो है ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया 42वां संविधान संशोधन 1976, याद रखिएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। BPSC CDPO प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल जो है 17वीं BPSC प्री 2024 में पूछा गया था और 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे, तो कौन से शब्द जोड़े गए थे, तो ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जो है किया गया था। अगला सवाल देखिए 9वें नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में जो है वर्णित करता है, तो ये आपको बताना है। तो ये कौन वर्णित करता है, तो ये आपकी जो है संविधान की जो प्रस्तावना है इसी में ये चीज़ें लिखी गई हैं, तो इसीलिए यही वर्णित करता है। ये आपका डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। BPSC CDPO प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है। इससे पहले हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है और संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारूपित एवं संविधान सभा द्वारा स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। किसे जो है भारतीय संविधान का या भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, तो भारतीय संविधान की आत्मा जो है संविधान की प्रस्तावना को कहते हैं। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। BPSC CDPO प्री 2005 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए भारतीय संविधान में निहित प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। अगला सवाल देखिए शासन प्रणाली से संबंधित होने वाला है। कह रहा है भारतीय संविधान की प्रकृति है।
भारतीय संविधान की जो प्रकृति है ये कैसी है, ये आपको बताना है। तो भारतीय संविधान की प्रकृति जो है, प्रकृति में जो है ये संघीय किंतु भावना में जो है एकात्मक है। प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक, डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, आपको बहुत चीज़ें जो है समझ में आएंगी। 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में ये सवाल पूछा गया था और संविधान वेत्ताओं ने संविधान को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया है, संघात्मक और एकात्मक। एकात्मक संविधान वह संविधान है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियाँ एक ही सरकार में निहित होती हैं, जो प्रायः केंद्रीय सरकार में होती है। इसमें प्रांतों को केंद्रीय सरकार के अधीन रहना पड़ता है। इसके विपरीत संघात्मक संविधान वह संविधान है जिसमें शक्तियों का केंद्र और राज्यों के बीच में विभाजन हो जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं शक्तियों का विभाजन अपने यहाँ हुआ है, राज्य सूची और संघ सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से, तथा दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में विधिवेत्ताओं में काफ़ी मतभेद रहा है। संविधान के निर्माताओं के अनुसार भारतीय संविधान एक संघात्मक जो है संविधान है, किंतु प्रोफेसर जेनिंग्स को भारतीय संविधान को संघात्मक मानने में आपत्ति है। प्रोफेसर वियर ने इसे अर्धसंघीय संविधान अथवा एकात्मक संविधान जिसमें संघात्मक तत्व सहायक के रूप में है कहा है। जेनिंग्स के अनुसार भारतीय संविधान में केंद्रीयकरण की सशक्त प्रवृत्ति है, अतः उपयुक्त विश्लेषण से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान न तो विशुद्ध संघात्मक है और न ही विशुद्ध एकात्मक ही, बल्कि यह प्रकृति में संघीय किंतु भावना में जो है एकात्मक है। अगला सवाल देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन जो है सर्वोच्च है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा संविधान। देखिए, संविधान से ही सभी को पावर मिलती है, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे संसद हो, और यह जो है आपका कोई किसी भी तरह का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो संविधान ही जो है सर्वोच्च है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 45वीं बीपीएससी प्री 2001 और यूपीपीसीएस मेंस 2013 में ये सवाल पूछा गया था। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है और यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग, अधिकार एवं शक्ति जो है प्राप्त करते हैं। अगला सवाल देखिए, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। सरकार के संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा। देखिए, विधायिका न्यायपालिका के प्रति जो है ये जवाबदेह है, तो बिल्कुल ये आपका गलत हो जाएगा। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जो है जवाबदेह है, तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है, स्वतंत्र भी नहीं है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन सा जवाब सही हो जाएगा, तो इनमें से कोई भी कथन जो है आपका ये सही नहीं है, इसलिए ई विकल्प सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा जवाब सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। कैसे, तो देखिए 65वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है प्री 2019 में। देखिए, शासन प्रणाली की सामान्यतः दो पद्धतियाँ होती हैं, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति जो है उत्तरदायी होती है और संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। न्यायपालिका जो है ये कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों को न्यायिक समीक्षा कर सकती है और राष्ट्रपति जो है न्यायपालिका के प्रति जो है जवाबदेह नहीं होता है। अतः विकल्प ई जो है यही आपका सही हो जाएगा। 39वीं बीपीएससी का सवाल है अगला, 1994 में पूछा गया था कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है या वहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं या जनता को जो है सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा, जनता को जो है सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार है, इसीलिए जो है यहाँ प्रजातंत्र है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, प्रजातंत्र का आशय है जनता द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार, अर्थात लोगों को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार होता है और भारत में प्रजातंत्र का भी यही आशय है। अगला सवाल देखिए, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का क्या मतलब है। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का क्या मतलब है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका मतलब यह है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए जो है एक न्यायतंत्र, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया था। विधि का नियम या विधि का शासन या कानून का अधिराज्य का तात्पर्य सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र से है। विधि के नियम का सामान्य अर्थ है कि देश के कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं तथा कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। साथ ही कानून किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला सवाल देखिए, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली जो है ये किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा
जो है नीति कार्यान्वयन, ठीक है, नीति कार्यान्वयन से संबंधित है, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, एक नीति बनाएगा, दूसरा उसका जो है कार्यान्वयन करेगा, ऐसे जो है कुछ विभाजन किया गया है। 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली जो है नीति निर्माण और उसके क्रियान्वयन से संबंधित है। इसमें सचिवालय नीति निर्माण करता है, जबकि क्रियान्वयन संबंधित निकायों और एजेंसियों के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल देखिए, 7वें नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है। केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए या यूनिटरी फ्रॉम द गवर्नमेंट यूनिफॉर्म, यहाँ पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिखा है, मतलब जो है केंद्रीय शासन व्यवस्था, केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा जो है सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो केंद्रीय शासन व्यवस्था में देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो है बड़े देशों के लिए आदर्श नहीं है, बड़े देशों के लिए जो है ये आदर्श नहीं है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में ये सवाल पूछा गया है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ये बड़े देशों के लिए आदर्श नहीं है। देखिए, केंद्रीय शासन व्यवस्था या सरकार के एकात्मक स्वरूप की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है सत्ता का केंद्रीकरण एवं एकीकृत शक्ति, सरकार की त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, संविधान का लचीलापन, एकल न्यायपालिका और संपूर्ण राज्य क्षेत्र में कानून की एकरूपता, एकल नागरिकता, आपातकाल की व्यवस्था आदि। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि ऐसी व्यवस्था बड़े देशों के लिए आदर्श हो। बड़े देशों में संघीय व्यवस्था भी बेहतर कार्य कर सकती है। अतः अभीष्ट उत्तर जो है सी विकल्प हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है सरकार की संघीय प्रणाली है, या भारत सरकार में संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है, या फ्रांस की सरकार में जो है संघीय प्रणाली है, या पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ के जनता के द्वारा की जाती है। कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कौन सा, अमेरिका के संविधान में, अमेरिका के जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य सरकार जो है ये संघीय प्रणाली की है, ये आपका सही हो जाएगा। पहला विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 38वीं बीपीएससी प्री 1992 में पूछा गया था। देखिए, अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख है, किंतु भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, किंतु संविधान के कतिपय प्रावधान राज्यों की अपेक्षा केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देते हैं। इससे कुछ विद्वान भारत के संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक प्रणालियों का मिश्रण मानते हैं, किंतु भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है, ऐसा मानना ज़्यादा उचित होगा। अगला सवाल देखिए, संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र से संबंधित सवाल है। कह रहा है दिल्ली है। दिल्ली क्या है, तो दिल्ली एक जो है केंद्र शासित प्रदेश है। आप सभी लोग जानते हैं दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश का मतलब ये होता है जहाँ पर केंद्र का शासन डायरेक्टली चलता है, गवर्नर के अपॉइंटमेंट। लेकिन अब देखेंगे तो दिल्ली में जो है सीएम भी होते हैं, दिल्ली में चुनाव भी होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ शक्तियाँ जो है वो केंद्र सरकार के पास रहती हैं, और कुछ सीमित शक्तियाँ जो है ये मुख्यमंत्री को दी जाती हैं। तो ये आपका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 42वीं बीपीएससी प्री 1997-98 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली एक संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश है। अगला सवाल देखिए, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, कब बनाया गया था ये आपको बताना है। 38वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। तो सिक्किम की अगर हम बात करें तो 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा जो है सबसे पहले जो है सिक्किम को एसोसिएटेड स्टेट के रूप में बनाया गया था, एसोसिएट स्टेट के रूप में भारत में शामिल किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन के तहत, तो 35वें संविधान संशोधन के तहत। कब हुआ था, 1974 में। और फिर इसके बाद जो है 1975 में इसको जो है पूर्ण रूप से दर्जा दिया गया था, पूर्ण राज्य का जो है दर्जा दिया गया 22वें राज्य के रूप में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, 35वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इनको एसोसिएट स्टेट्स के रूप में या संयुक्त राज्य के रूप में इनको दर्जा दिया गया था। और फिर 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में इनको जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो 35वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम द्वारा 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में सहायुक्त या एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया गया था। और 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा जो है सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में पूर्ण राज्य का जो है दर्जा प्रदान किया गया था। देखिए, फिर से कह रहा है कितने सारे एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा और इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया था, पूर्ण राज्य की बात कर रहा था। पूर्ण राज्य जो बना था वो 1975 में बना था। अगर एसोसिएट स्टेट की बात में या सह अधिराज्य के रूप में या सहयुक्त अधिराज्य के रूप में बात करता तो वहाँ पर 1974 हो जाता। तो इसका कौन सा जवाब सही हो जाएगा, इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। 69वीं बीपीएससी में 2023 में पूछा गया, और 66वीं बीपीएससी में इसके पहले 2020 में ये सवाल पूछा गया था। तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, और सिक्किम ने 26 अप्रैल
1975 से भारत के संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत राज्य के विशेष प्रावधान के साथ भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनने का विकल्प चुना। अगला सवाल देखिए, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है। बिहार के बहुत पहले का यह सवाल है, उसके बाद जो है बिहार का बंटवारा हो गया था। 43वीं बीपीएससी का सवाल है, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है। अब ये कैसे हो पाएगा ये आपको बताना है। तो राज्य को बनाने का जो काम होता है ये जो है केंद्र सरकार के पास होता है। केंद्र सरकार क्या, ऐसा समझ लीजिए सीधा सीधा संसद के पास होता है। राज्यसभा लोकसभा के तहत होते हुए जो है ये राष्ट्रपति तक जाता है और उसके बाद जो है राज्य बनते हैं। तो यहाँ पर कोई भी विकल्प इससे संबंधित नहीं है, इसीलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है कि राज्यों का निर्माण करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है, अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य का बनना संसद के प्रावधानों द्वारा ही संभव है। अतः अभिष्ट उत्तर जो है डी विकल्प हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन जो है ये किस वर्ष हुआ था ये आपको बताना है। आज़ादी के बाद जो है भारतीय राज्यों का पुनर्गठन और ये किस वर्ष हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो ये 1956 में जो है हुआ था। ऐसा है 1956 में, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था। राज्य पुनर्गठन नियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया। विदित हो कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सृजन जो है 1953 में किया गया था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, ये सदस्य थे, ये आपको बताना है। बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में ये सवाल जो है पूछा गया था। जो राज्य पुनर्गठन आयोग था इसमें जो है अध्यक्ष कौन थे और जो है इसके सदस्य कौन थे ये आपको बताना है। तो देखिए, इसको फजल अली आयोग कहते हैं और यही जो है इसके अध्यक्ष भी थे और इसके सही सदस्य भी थे। अब अध्यक्ष थे तो सदस्य ऑटोमेटिक हो जाएंगे, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों तो जो है फजल अली इसके अध्यक्ष थे और इसके अलावा जो है न्यायमूर्ति जो है फजल अली इसके अध्यक्ष हो गए, हृदयनाथ कुंजरू जो है इसके सदस्य हो गए और के.एन. पणिकर भी इसके सदस्य थे। तो यहाँ पर देखिए के.एम. पणिकर भी दिया हुआ है और हृदयनाथ कुंजरू भी दिया हुआ है और ये जो है इसके अध्यक्ष थे, क्योंकि इसको जो है फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये सभी जो है इसी के सदस्य थे। देखिए 22 दिसंबर 1953 को न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और इस आयोग के 3 सदस्य न्यायमूर्ति फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एन. पणिकर थे। इसने कम से कम प्रमुख भाषाई समूहों के भाषाई राज्यों के निर्माण की सिफारिश की थी, अतः विकल्प डी आपका जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल जो है हमारे नागरिकता से संबंधित होने वाला है, के लिए कह रहा है भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। भारतीय नागरिकता कैसे नहीं प्राप्त की जा सकती ये आपको बताना है। तो भारतीय बैंक में जो है धन जमा करके भारतीय नागरिकता जो है प्राप्त नहीं की जा सकती है, ये आप जान लीजिए। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 41वीं बीपीएससी प्री 1996 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बाद में संशोधित भी किया गया है। द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीके से प्राप्त की जा सकती है: जन्म के द्वारा, रक्त संबंध या वंशकर्म के द्वारा, रजिस्ट्री द्वारा, देशीकरण द्वारा और किसी भूभाग के भारत में सम्मिलन के द्वारा। भारतीय बैंक में धन जमा करना एक वाणिज्यिक व्यवहार है और यह नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। अगला सवाल देखिए, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था। नागरिकता संशोधन कानून जो है ये कब पारित हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 11 दिसंबर 2019। 11 दिसंबर 2019 हो जाएगा, बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 में लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया एवं उसी तिथि को लोकसभा से पारित किया गया। 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया और राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की थी। यह विधेयक अधिनियम बन गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से संबंधित नियम 11 मार्च 2024 को अधिसूचित किया गया था, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या था ये आपको बताना है। देखिए, थोड़ा सा छोटा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। अब यहाँ पर देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि 2019 का जो नागरिकता संशोधन विधेयक आया था, यह अधिनियम जो था, क्योंकि जब राष्ट्रपति ने साइन कर दिया तो ये अधिनियम बन गया। तो इसमें क्या था, इसमें बात ये थी
कि जो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो पीड़ित हो रहे हैं अल्पसंख्यक, जो जिसमें हिंदू, सिख और जो है जैन, ये सभी लोग, जैन, पारसी, ये सभी लोग शामिल थे। केवल और केवल जो है उनको छोड़कर, मतलब इस्लाम धर्म को छोड़कर, ठीक है, उनको जो है भारत में नागरिकता प्रदान करना। तो डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया था। आप इसको भूले तो नहीं होंगे, बहुत बवाल हुआ था इसके लिए भी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़न के कारण अवैध प्रवासियों के रूप में भारत आए वहाँ के अल्पसंख्यक, जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, को भारत की नागरिकता की पात्रता जो है प्रदान करना है। सही जवाब हो जाएगा, मैं पहले आपको बता देता हूँ, ये है अनुच्छेद 12 से 35। इसमें आपको जो है मौलिक अधिकार जो है प्रदान किए गए हैं, याद रखिएगा। वर्तमान में जो है कुल 6 मौलिक अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। तो आप सभी लोग जो है आज की इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक जो है छात्र ने कहा था कि जो है आप थोड़ा बहुत तेज़ पढ़ाते हैं और थोड़ा सा जो है स्लो स्पीड में चलिए। तो आज मैं बिल्कुल स्लो स्पीड में चलूँगा। बस मैं आप तक कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन पहुंचाने का प्रयास करता हूं। और बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप लोग अपने जो है वैल्यूएबल सजेशन हमको हम तक पहुंचा रहे हैं, तो उसके माध्यम से हम अपनी जो है पढ़ाने की या टीचिंग करने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं। क्योंकि क्लासेज आपके लिए हैं और आपको जब पसंद नहीं आएंगी तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आज मैं थोड़ा सा स्लोली ही आगे बढ़ूँगा, ताकि सभी को जो है चीज़ें एकदम अंत तक जो है समझ में आएँ। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा और जो है अपने दोस्तों में शेयर करते हुए चलिएगा। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बहुत से ऐसे बच्चे हैं, लगभग 50% ऐसे बच्चे हैं जो हमारे चैनल को जो है और जो हमारे वीडियो को रेगुलर देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ जाइएगा, जहां पर आपको डेली क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। देखिए, ये सवाल जो है 39वीं बीपीएससी में पूछा गया था और 44वीं बीपीएससी में पूछा गया था, और इस तरह के सवाल हमेशा जो है पूछे जाते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के जो है मौलिक अधिकार जो है इसमें वर्णित किया गया है, और वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार जो हैं ये प्रदान किए गए हैं। अगला सवाल देखिए, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है ये किसके अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार ये किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है ये एक मौलिक अधिकार भी है और कानूनी अधिकार भी है, और संविधान के अंदर भी ये दिया हुआ है, इसीलिए संवैधानिक अधिकार भी है, याद रखिएगा। मौलिक अधिकार तो है ही है, कानूनी अधिकार भी है और संवैधानिक अधिकार भी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ई विकल्प। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के भाग 3 मूल अधिकार के तहत अनुच्छेद 32 से 35 तक दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में कोई अधिकार न होकर अन्य मौलिक अधिकारों का अधिकार है। इसके अंतर्गत व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की अवस्था में न्यायालय की शरण ले सकता है। अतः संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्न के तहत आता है, जिसमें मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार और संवैधानिक अधिकार ये तीनों ही आते हैं। अगला सवाल देखिए, किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रिट जो है लागू होती है? अब ये देखिए, कुछ रिट्स होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है जारी करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन सी रिट जारी किया जाता है। अगर जो है किसी व्यक्ति को जो है अवैध हिरासत में लिया गया है और उसके खिलाफ जो है कौन सी रिट जारी हो जाएगी, तो इसको हम कहते हैं हेबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण। मतलब बंदी को जो है सामने लाया जाए और उस पर जो है सुनवाई करके उसको जो है रिहा किया जाए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर जो है अवैध तरीके से हिरासत में लिया गया है तो कोर्ट उसको जो है छोड़ने का भी आदेश दे सकती है। तो ये आपका हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए, ये सभी जो यहाँ पर रिट लिखी गई हैं, ये सभी जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही जारी की जाती हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण लेख और जो है अधिकार परीक्षा, ये सभी जो है ये रिट होती हैं, और ये सभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जो है जारी की जाती हैं। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने का अधिकार होता है। यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश होता है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है। वह किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध होता है। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? अब कौन सा अधिकार है जो गैर नागरिकों को उपलब्ध है, ये आपको बताना है। तो ये आपका संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो है ये गैर नागरिकों को भी जो है उपलब्ध है। तो डी विकल्प इसका
इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में ये सवाल पूछा गया था। एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए इसका। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निराकरण या संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है और यह गैर नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों के संदर्भ में उन्हें उपलब्ध है। ज्ञातव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना यद्यपि गैर नागरिकों को भी प्राप्त है तथा इसमें संपत्ति अर्जित करने का अधिकार जो कि मूल संविधान में अनुच्छेद 19(1) के तहत जो है 19(1) के अंतर्गत नागरिकों को प्राप्त था, शामिल नहीं है। वस्तुतः संपत्ति अर्जित करने का अधिकार अब जो है संविधान प्रदत्त अधिकार नहीं है। अगला सवाल देखिए, उन मौलिक अधिकारों का चयन कीजिए जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु जो है गैर नागरिकों को नहीं। तो कौन कौन से अधिकार ऐसे हैं जो केवल और केवल जो है भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, ये आपको बताना है। देखिए, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता और अल्पसंख्यकों के अधिकार और जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। तो इसमें से अगर हम बात करें तो हमारा जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और अल्पसंख्यकों के अधिकार जो है ये जो है भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु ये गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। बाकी कानून के समक्ष समता और जो है जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण ये जो है गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। तो पहला और तीसरा ही इसका सही जवाब हो जाएगा। ए विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी प्री 2016 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19(1) का भाषण व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण मात्र भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, ये गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। जबकि अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष जो है समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीय नागरिकों तथा विदेशी सभी व्यक्तियों को जो है प्राप्त है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। कौन सा मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार या देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार। तो अगर हम बात करें तो 6वें नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? देखिए, संपत्ति का अधिकार जो है अब ये जो कोई मूल अधिकार नहीं रह गया है, ये जो है कानूनी अधिकार हो गया है। याद रखिएगा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जो है मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में सम्मिलित कर दिया गया था। तो ये आपका जो है मौलिक अधिकार नहीं रह गया है, मूल अधिकार नहीं रह गया है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 42वीं बीपीएससी प्री 1997 में ये सवाल जो है पूछा गया था। संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 से जो है ये जो है 1979 से प्रभावी हुआ था। इसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को लोप किया गया था तथा इसे विधिक या कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। तत्समय मोरारजी देसाई जनता पार्टी शासन में जो है प्रधानमंत्री थे। अगला सवाल देखिए, मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में जो है निकाल दिया गया था? राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो है ये किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था, ये आपको बताना है। तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि मोरारजी देसाई जो है ये भारत के प्रधानमंत्री थे, मोरारजी देसाई। तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को व मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित है। आपातकाल के बाद 44वें संविधान संशोधन के समय मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने थे और उन्हीं के टाइम पीरियड पे ये डिसीजन लिया गया था। अगला सवाल देखिए, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो कौन से अनुच्छेद के तहत ये मौलिक अधिकार है ये आपको बताना है अपने जो है निजी भवनों पर के ऊपर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद 1A। ठीक है, अनुच्छेद 1A जो है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। बीपीएससी जो है प्री 2016 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान के अनुच्छेद 1A के तहत हर नागरिक का जो है मौलिक अधिकार है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है एक मौलिक अधिकार भी है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए दोस्तों, इसको जो है आयोग ने स्टार मार्क किया था। और अगर हम बात करें तो इसमें जो है सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार ये दोनों ही आपका मौलिक अधिकार हो जाता है। सूचना का अधिकार और जो है शिक्षा का अधिकार, तो ए और सी जो है दोनों यहाँ पर सही हो सकते हैं।
देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) का या 19(1)(a) के तहत जो है सभी नागरिकों को वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकार में ही निहित है, अतः यह मूल अधिकार है। इसके साथ ही सूचना का अधिकार मानवाधिकार भी है और शिक्षा का अधिकार भी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकार है। इस प्रकार ए और सी यहाँ पर दोनों ही सही हो रहे हैं। अगला सवाल देखिए, 53वीं से 55वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल प्री 2011 में कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था। शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है इसको जो है 1 अप्रैल 2010 से ये आया था, याद रखिएगा। और ये जो लागू हुआ था वैसे तो इसकी डेट जो हम प्रभावी जो हुआ ये 1 अप्रैल 2010 से हुआ, इसीलिए 1 अप्रैल 2010 को ही हम सही मानते हैं। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। इसके द्वारा संविधान में जो है भाग 3 में नया अनुच्छेद 21(a) जोड़ा गया, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों हेतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। और साथ ही अनुच्छेद 45 के संशोधित निर्देशक तत्व के अनुसार राज्य 6 वर्ष तक की आयु पूर्ण करने तक सभी बच्चों को आरंभिक शिशुत्व देखरेख तथा शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। इसी अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो तत्संबंधी संविधान संशोधन के साथ 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ था। शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार भी है और सूचना का अधिकार भी मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा है। इसी का एक भाग है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में उल्लिखित वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है, हालांकि यह संविधान में उल्लिखित नहीं है। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। तो वही कब जोड़ा गया, फिर से आपको वही बता देना है जो आपने पहले बताया। 1 अप्रैल 2010 से ये प्रभावी हुआ, तो 2010 को ही जोड़ा गया, ऐसा आप कह सकते हैं। CDPO प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया। मौलिक अधिकारों की मूल सूची में किसे जोड़ा गया था ये आपको बताना है। संपत्ति का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। तो आप सभी लोग जान गए होंगे ऑप्शन के हिसाब से ये शिक्षा के अधिकार को इसमें जोड़ा गया था, याद रखिएगा। BPSC CDPO प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया था। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, मानव अधिकार भी है और जो है मौलिक अधिकार भी है, दोनों। ठीक है, तो दोनों कौन सा हो जाएगा इसमें से। 13वें नंबर का ये सवाल है और इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षा का अधिकार। ठीक है, शिक्षा का अधिकार ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। फ्रीडम ऑफ प्रेस से कौन सा जो है अनुच्छेद संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 1947। BPSC प्री 2005 में ये सवाल जो है पूछा गया था। अनुच्छेद 19 से 22 तक में स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 19(1) में जो है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है। अगला सवाल देखिए, 65 BPSC प्री 2019 का सवाल है। इसमें से कहा जा रहा है कि निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे जो है पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। किसे जो है पोस्टमार्टम कहा जाता है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा उत्प्रेषण। उत्प्रेषण को जो है पोस्टमार्टम की संज्ञा दी जाती है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 65वीं BPSC प्री 2019 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है संविधान की आत्मा और हृदय कहा है और संवैधानिक उपचारों के अधिकार में जो है अधिकार परीक्षा को एक संवैधानिक उपचारों का पोस्टमार्टम भी कहा गया है। ठीक है, संवैधानिक जो है अधिकार परीक्षा को इन्होंने क्या कहा है, एक जो है संवैधानिक उपचारों का पोस्टमार्टम भी कहा है। और यह एक कार्यवाही है जिसके द्वारा लोक न्यायालय जो है लोक पद पर बैठे जो है किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है। और इसके अतिरिक्त उत्प्रेषण को भी पोस्टमार्टम रिट कहा जाता है, क्योंकि इससे भी निर्णीत न्यायिक कार्यवाहियों की जांच की जाती है। पोस्टमार्टम भी एक कार्यवाही है जिसमें मृत व्यक्ति के मरने के बाद दावे की वैधता की जांच की जाती है। आयोग ने भी अपनी अंतिम उत्तर कुंजी में जो है सी विकल्प को ही सही माना है। वैसे यहाँ पर दोनों ही विकल्प जो है सही हो सकते हैं, आपका अधिकार परीक्षा और जो है उत्प्रेषण। अगला सवाल देखिए, 47वीं BPSC प्री 2005 का सवाल है। इसमें कहा जा रहा है
कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति जो है ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को दी गई है। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया था। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 2026 से इनको प्राप्त है। और न्यायालय अपनी शक्ति के प्रयोग में 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं, जिसमें परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और जो है प्रतिषेध आदि इसमें आते हैं। पाँचों के नाम याद रखिएगा, आपसे पूछता है। अगला सवाल देखिए, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो भारत के संविधान में है, किस रूप में है ये आपको बताना है। तो ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 41वीं बीपीएससी प्री 1994 में ये सवाल पूछा गया था। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है और ये संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत जो है शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना राज्य व्यवस्था के उद्देश्यों का उल्लेख करती है और राज्य अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता उपलब्ध कराएगा, जो कि एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु राज्य को निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व दोनों में ही कल्याणकारी राज्य का विचार पाया जाता है। यदि तथापि दोनों के चयन का विकल्प न हो तो इसका उत्तर जो है नीति निर्देशक तत्व ही होगा। अगला सवाल देखिए, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है, किसमें वर्णित है ये आपको बताना है। तो ये जो है इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, वही पुराना जवाब जो पहले मैंने अभी आपको बताया कि ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में ये सवाल पूछा गया था। एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श जो है आदर्श राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है और ये वे आदर्श हैं जिन्हें किसी राज्य के द्वारा नीति के निर्माण एवं कानूनों के क्रियान्वयन में ध्यान रखना चाहिए। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में से निम्नलिखित में से कौन से जो है सूचीबद्ध हैं, ये आपको बताना है। 60वीं से लेकर 62वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। तो समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड, तो इसमें से कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं। तो ये आपका समान परिवार के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता दिया गया है। तो ये आपका पहला और दूसरा जो है ये हमारा सही हो जाएगा। पहला दूसरा सही हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 का पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध है, जबकि अनुच्छेद 350 या 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश देता है। हालांकि भाग 4 में यह उल्लिखित नहीं है, इसका प्रभाव भी अपने नीति निर्देशक तत्व जैसा ही है और यह राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। अगला सवाल देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों। देखिए, राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार जो है प्रवर्तनीय है। ये जो है प्रवर्तनीय नहीं है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं मौलिक अधिकारों से भिन्न है, क्योंकि निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। निर्देशक सिद्धांत जो है संविधान के भाग 4 में वर्णित है और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिए गए निर्देश है। भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राज्य के प्रति दिए गए सुरक्षा की गारंटी है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, तो ये अनुच्छेद 40 हो जाएगा, जो राज्य को जो है पंचायत के गठन के लिए जो है सरकारों को निर्देश देता है, याद रखिएगा। बी विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। भारतीय संविधान में भाग 4 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायत राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है और संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। इसके अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकरण प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों। अगला सवाल देखिए, कह रहा है सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है। ग्राम पंचायत का गठन कौन से अनुच्छेद में आता है ये आपको बताना। सबसे पहले जो मिला लीजिए जो आप जानते हैं। तो अगर हम बात करें कि जो है ग्राम पंचायत का गठन, अभी ऊपर ही आपने देखा कि ये जो है
अनुच्छेद 40 में आता है, तो पहले को 5 से मिला देंगे, 5 हो गया। समान सिविल संहिता या यूसीसी की बात की जाए तो दोनों समान, देखिए किस में है, 44 में, 4 4, तो ये आपका 5 के बाद 1 हो जाएगा। कृषि एवं पशुपालन, तो कृषि में देखिए अगर आप 4 बीज डालते हैं तो वो आपके 8 हो जाते हैं, ठीक है, 4 बीज डालते हैं तो 8 हो जाते हैं, तो इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। तो ये आपका जो है 48 हो जाएगा। और न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण जो है ये अनुच्छेद 50 में दिया गया है, अनुच्छेद 50 में दिया गया है। और अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास, तो ये है आपका अनुच्छेद किसमें, तो ये आपका अनुच्छेद 51 में दिया गया है, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि उपयुक्त में से कोई नहीं ही इसका सही जवाब हो जाएगा। 5 1 2 3 देखिए यहाँ पर कोई दिया ही नहीं गया है, ठीक है, 5 के बाद 1 तो कहीं आता ही नहीं है, देखिए 5 के बाद 1 तो कहीं आता नहीं है, तो इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। छठी बीपीएससी प्री एग्जाम 2020 में ये सवाल पूछा गया है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 44 में, समान नागरिक संहिता जो है अनुच्छेद 44 में, कृषि एवं पशुपालन जो है ये आपका 48 में, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में, अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51 में। अगला सवाल देखिए, मूल कर्तव्य, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है, 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपके मूल कर्तव्य हैं, याद रखिएगा, इनको जो है मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 45वीं बीपीएससी प्री 2011 में ये सवाल पूछा गया था। वर्ष 1976 में संवैधानिक सुधारों पर अनुशंसा देने के लिए स्वर्ण सिंह समिति जो है गठित की गई, और स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर लाए गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है अधिनियम के द्वारा 1976 में भाग 4 का और जो है उसके तहत अनुच्छेद 51A संविधान में जोड़े गए, और संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2002 में एक नया मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए जो है जोड़ा गया शिक्षा से लेकर, और अतः अब मौलिक कर्तव्यों की जो है संख्या 11 हो गई है। स्वर्ण सिंह समिति में जो है अध्यक्ष सहित 12 सदस्य शामिल थे। तो शुरुआत में 10 ही थे, बाद में जो है 86वें संविधान संशोधन के तहत एक और जोड़ा गया, तो टोटल 11 हो गए। देखिए, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये आपको बताना है। तो ये जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 10 मौलिक कर्तव्य जो है जोड़े गए थे, याद रखिएगा। 48वीं से 52वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया है। देखिए, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51A में दिया गया है, और इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। अगला सवाल देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक और नया अध्याय जोड़ा गया, और हुआ कौन सा अध्याय है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तीसरे नंबर का सही जवाब है, ये था आपका मौलिक कर्तव्य। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, और 11वां जो है ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। तो टोटल जो है 11 हो गए, दोनों अलग अलग हैं, याद रखिएगा। 10वां पहली बार जोड़ा गया और फिर एक अलग जोड़ा गया, इसी में आप लोग कन्फ्यूज जाते हैं तो 11 मार देते हैं जब कभी कभी पूछता है। तो 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, 44वीं बीपीएससी और 41वीं बीपीएससी दोनों में पूछा गया सवाल है, मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था, तो ये 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसके तहत जो है निर्धारित किया गया था। तो सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन से हैं। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण ये मौलिक अधिकार नहीं है। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को सुनिश्चित करना ये आपका मौलिक कर्तव्य हो जाएगा, ये आपका मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 45वीं बीपीएससी प्री 2001 और 2 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को सुनिश्चित करना मौलिक कर्तव्य है, और यह अनुच्छेद 51A अच्छा में जो है इस प्रकार शामिल किया गया है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें और उसका जो है परिरक्षण करें। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है, एग्जीक्यूटिव हेड जो है ये कौन होता है। तो अगर हम बात करें तो आप सभी लोग जानते होंगे कि कार्यपालिका अध्यक्ष जो है ये राष्ट्रपति ही होता है, लेकिन इसके नाम पर जो है प्रधानमंत्री ही सारे कार्य करता है। तो ये आपका ए विकल्प जो है सही हो जाएगा।
44वीं बीपीएससी प्री 2000 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए अनुच्छेद 53(1) के अनुसार ये सारी चीज़ें जो है एक्सप्लेन की गई हैं। देखिए संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है ये राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार भारतीय संघ का जो कार्यपालिका अध्यक्ष होता है वह राष्ट्रपति ही होता है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति की गई है। संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है, तो किस में निहित की गई है? तो अभी आपको मैंने बताया कि ये जो है राष्ट्रपति में निहित की गई है। याद रखिएगा, संविधान के द्वारा जो केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति है ये राष्ट्रपति में निहित की गई है। तो ये आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। 65वीं बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रपति जो है किसका हिस्सा नहीं होता? कह रहे राष्ट्रपति जो है संसद का हिस्सा नहीं होता, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। होता है, संसद का हिस्सा होता है, और संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है। बैठता नहीं है संसद में वोट दे सकता है। कह रहे हैं संसद में वोट दे सकता है, लेकिन जो है संसद में वोट भी नहीं दे सकता है। तो यहाँ पर केवल और केवल आपका एक ही विकल्प सही हो जाएगा, संसद का हिस्सा होता है। ठीक है, संसद का हिस्सा होता है। राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर जो है ये तीन जब जो है तीनों चीज़ें मिलती हैं तो आपकी जो है संसद का निर्माण होता है। याद रखिएगा, 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के साथ मिलकर संसद का निर्माण करता है। इस प्रकार वह संसद का अभिन्न अंग है। गौरतलब है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? भारतवर्ष के रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये भारत के राष्ट्रपति होते हैं। याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति होती हैं, वो तीनों सेनाओं के जो है प्रमुख होते हैं। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था। अगर हम बात करें सशस्त्र बलों सेनाओं की सर्वोच्च कमान भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्र की रक्षा का दायित्व मंत्रिमंडल के पास होता है। इसका निर्वहन रक्षा मंत्रालय से किया जाता है। अगला सवाल देखिए, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अपने सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। तो यही आपका जो है विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, सीधे, और या तो जो उनके अंडर में जो है अधिकारी हैं उनके द्वारा ये अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ए विकल्प जो है यही आपका सही हो जाएगा। 60वीं से लेकर 62वीं बीपीएससी प्री 2016 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 में लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 53(1) में कहा गया है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? भारत का जो राष्ट्रपति है वो चुनाव के लिए कितनी बार पात्र होता है? तो यहाँ पर जो है कोई लिमिट नहीं रखी गई है। याद रखिएगा, कोई लिमिट नहीं रखी गई है, तो डी विकल्प हो जाएगा, चाहे कितनी भी बार। ठीक है, कितनी भी बार जो है वो जो है नॉमिनेशन अपना कर सकते हैं, जो पुनः चुनाव के लिए जो है पात्र माने जाते हैं। 67वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2022 में ये सवाल पूछा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के निर्वाचन और पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता के बारे में बताता है। इसके अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद के रूप में जो है पद पर जो है कार्य करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए इस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा, और इस प्रकार भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार जो है पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है। अगला सवाल देखिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन जो है सम्मिलित होते हैं, ये आपको बताना है। कौन कौन जो है सम्मिलित होते हैं ये बताना है आपको। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य जो है इसमें शामिल होते हैं। डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। दोनों सदन मतलब राज्यसभा और लोकसभा, और जितने भी राज्य में जो है विधानसभा है, विधानसभा तो ऐसे सभी जो है राज्यों में है, विधान परिषद भी होती है कुछ राज्यों में, तो विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य जो है और संसद के जो है दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य इसमें जो है वोट डालते हैं। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है। इसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। दिल्ली और
पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य 17वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा अंतःस्थापित हैं और राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य इस निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते। याद रखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया है। अगला सवाल देखिए, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का जो है चुनाव किया जाता है किसके द्वारा? तो देखिए, राज्यसभा के द्वारा अकेले नहीं किया जाता है, भारत की जनता के द्वारा भी नहीं होता है, यह अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और संसद के दोनों सदनों के सदस्य व संसद व राज्य विधानसभाओं द्वारा। अब इसमें से कौन सा सही हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा? तो इसमें अगर हम बात करें संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा और संसद व राज्य विधानसभाओं के द्वारा, ठीक है, ये दोनों आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों आपका सही हो जाएगा। तो इसका ई विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। 65 बीपीएससी री एग्जाम प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा नहीं किया जाता है, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, आनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा या खुला बैलेट प्रणाली के द्वारा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इनका जो चुनाव होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होता है और एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा होता है। तो यहाँ पर दोनों ही सही हो सकते हैं। देखिए, ये दोनों एक ही में आ जाएंगे, यहाँ पर ये दोनों सही हो जाएंगे। 44वीं बीपीएससी प्री 2001 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। तो उस विवाद को किसे सौंपा जा सकता है? तो इसका सही जवाब आप सभी लोग जानते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। क्योंकि सबसे बड़ा पद जो है वो राष्ट्रपति हो गया और राष्ट्रपति के बाद जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का ही पद है और सर्वोच्च न्यायाधीश का ही पद है। तो इन्हीं को ये सौंपा जाएगा। सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 38वीं बीपीएससी 1992-93। देखिए, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को अनुच्छेद 71(1) के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया विनिश्चय जो है यही अंतिम निर्णय होगा। अगला सवाल देखिए, 17वीं बीपीएससी री एग्जाम 2024 का सवाल है कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा? ठीक है, निम्न में से कौन जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? तो इसका सही जवाब 11वें नंबर का कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा जो है राज्य विधानसभाएं। ठीक है, राज्य की जो है विधानसभाएं, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ये जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग में जो है शामिल नहीं होती हैं और यह प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर चलाई जाती है, जो संसद में चलाई जाती है। इसमें राज्यों की विधानसभाएं भाग नहीं लेती हैं, जबकि अनुच्छेद 54 ख के अनुसार राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग है। ज्ञातव्य है कि सभी राज्यों की विधान परिषदें राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग नहीं है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में उल्लेख है कि संघ की कार्यकारी शक्ति जो है ये राष्ट्रपति में निहित होगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो बिल्कुल ये आपका जो है सही हो जाएगा। अभी मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया था कि 53(1) में जो है बताया गया है कि जो है राज्य की या संघ की जो कार्यकारी शक्ति है ये राष्ट्रपति में ही निहित होती है। तो ये तो आपका सही हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद से जो है 5 वर्ष तक के लिए पद ग्रहण करते हैं, तो ये भी आपका सही है। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख किया गया है। तो अगर यहाँ पर हम बात करें तो जो है महाभियोग की प्रक्रिया, अभी मैंने आपको बताया था कि महाभियोग की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद जो है 61 में है, 60 में नहीं है, आप इसको याद रखिएगा, ये 61 में है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा ही सही है। इसीलिए आपका बीपीएससी असिस्टेंट 2019 में ये सवाल पूछा गया था और इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में कथन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में उल्लेख है कि संघ की कार्यकारी शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख है, अतः कथन जो है 3 सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। देखिए, 48वें से 52वें बीपीएससी जो है प्री 2008 का ये सवाल है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो उस टाइम पर जो है भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है और उनका जिम्मेदारी या उनका काम कौन करता है, तो ये भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा। याद रखिएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए,
यदि जो है अनुच्छेद 365 के अनुसार यदि मृत्यु त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार जो है उपराष्ट्रपति संभालेगा। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध है राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 में ये सारी बातें जो है बताई गई हैं। अगला सवाल देखिए 14वें नंबर का सवाल है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो भारत का राष्ट्रपति किसे बनाया जाएगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है, राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश भी उपलब्ध नहीं है, मतलब तीनों लोग उपलब्ध नहीं है, तो भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया जाएगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज होते हैं उनको ये कार्यभार दिया जाएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। CDPO में ये सवाल जो है पूछा गया था, 14वें नंबर का ये सवाल है और इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही विकल्प आपका सी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल कह रहा है 15वें नंबर का सवाल 39वीं BPSC में और 47वीं BPSC में पूछा गया सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो कैसे हटाया जा सकता है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो है कैसे हटाया जा सकता है, तो ये जो है संसद के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। याद रखिएगा डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 56(1) के खंड 1 के उपखंड ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61 में उपबंधित अनुच्छेद 61 पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है और इसी रीति से जो है संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से उनको जो है पद से हटाया जा सकेगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो ये भारत के राष्ट्रपति में सभी शक्तियां जो है निहित होती हैं। लैंग्वेज केवल बदल रहा है, आपका जवाब जो है यही हो जाएगा। 42वीं BPSC प्री 1997-98 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। कौन सा अधिकार नहीं देता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, तो ये तो बिल्कुल देता है। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये नहीं हो जाएगा, ठीक है, ये अधिकार नहीं देता है, याद रखिएगा। ये राज्यपाल नियुक्ति करता है जो है राज्यों के मुख्यमंत्री की, तो ये आपका जो है बी विकल्प हो जाएगा और ये अधिकार जो है ये राज्यपाल का है। बाकी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का ये बिल्कुल सही है और देश के किसी भाग में जो है आपातकालीन स्थिति लागू करने का ये सभी इनको संविधान जो है अधिकार देता है। देखिए अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार जो है राज्य के राज्यपाल को है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है 18वें नंबर का कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है। कौन का, क्षमा दान देने का अधिकार प्राप्त है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का ये भी अधिकार इनको प्राप्त है कि नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए बाकी आपातकाल की घोषणा तो ये तो बिल्कुल हो जाएगा, अध्यादेश जारी कर सकता है बिल्कुल, तो ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है हटा नहीं सकता है, ये आप बी विकल्प जो है ये आपको सही हो जाएगा। कैसे, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154-24 के खंड 4 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं दे दिया है। तो बी विकल्प जो है सही है, राष्ट्रपति जो है डायरेक्ट नहीं हटा सकता है, संसद के दोनों सदन जो है इसको बहुमत से जब पास करेंगे तभी ऐसा हो सकता है। 19वें नंबर का सवाल है कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है। तो ये कौन से नंबर की राष्ट्रपति थी ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये 12वें नंबर की जो है भारत की राष्ट्रपति थी, याद रखिएगा 12वें नंबर की। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 48वीं से 52वीं BPSC प्री 2008 और यूपी लोअर 2015 में प्री में ये सवाल पूछा गया था। देखिए 19 जुलाई 2007 को भारतीय गणतंत्र के 13वें राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए और 25 जुलाई 2007 को श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने व्यक्ति अनुसार अगर देखें तो देश की 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, तथापि कार्यकाल के अनुसार उनका क्रम जो है 14वां था। प्रतिभा देवी पाटिल या प्रतिभा सिंह पाटिल ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी भैरव सिंह शेखावत को पराजित किया। वे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी और वर्तमान समय में जो है द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की राष्ट्रपति हैं। अगला सवाल देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य के थे। तो जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जिनका नाम था, ये बिहार से संबंधित थे, याद रखिएगा। तो ये ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 66वीं BPSC
प्री एग्जाम 2020 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मूलतः बिहार राज्य से थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले में हुआ था। वे 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक भारत के जो है राष्ट्रपति रहे थे। अगला सवाल देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहाँ से थे? तो ये बिहार से थे। क्या नाम था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार में कहाँ से? सीवान से। तो सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे। वह संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। ज्ञातव्य है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला सवाल देखिए, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? ये आपको बताना है। तो अभी आपने हाल ही में न्यूज़ सुनी होगी, बहुत सारे कानून जो है जो है विधेयक जो है अधिनियम बने हैं। तो वह कैसे? तो जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है। तो ऐसा केवल नहीं हो पाएगा जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे। देखिए, इसमें दोनों सदनों के पारित होने के बाद जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है और साइन कर देता है तो ये जो है अधिनियम बन जाते हैं। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 48वीं से 52वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम तभी बन पाता है जब राष्ट्रपति उस पर जो है हस्ताक्षर कर अपनी सहमति देता है। अगला सवाल देखिए, उपराष्ट्रपति से संबंधित सवाल है कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? किस सभा का जो है अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो ये होता है राज्यसभा। राज्यसभा का जो अध्यक्ष है वो उसका सदस्य नहीं होता है। ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। 48वीं से 52वीं बीपीएससी प्री 2008 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए, राज्यसभा का पदेन सभापति जो है ये उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा होता है और संविधान के अनुच्छेद 89(1) एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला सवाल देखिए, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन जो अध्यक्ष होता है वो आपका कौन होता है? तो ये आपका जो है उपराष्ट्रपति होता है। मतलब जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का जो है अध्यक्ष भी होगा। याद रखिएगा, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राज्यसभा का सभापति कौन है? राज्यसभा का जो है सभापति कौन है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो है यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। 45वीं बीपीएससी प्री 2001 और 2 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, राज्यसभा के चेयरमैन है। राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 42वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, कह रहा है कौन सा कथन जो है असत्य है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। तो ये तो पहला ही आपका सही हो गया। उपराष्ट्रपति जो है ये जो है राज्यसभा का सभापति बनता है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर असत्य पूछ रहा है तो आयु कम से कम जो है ये 35 वर्ष की होनी चाहिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। और उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है ये भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो उपराष्ट्रपति का अगर चुनाव की बात की जाए तो जैसे जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है वैसे ही जो है उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। याद रखिएगा, 38वीं बीपीएससी प्री 1992-93 में यह सवाल पूछा गया था। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। अगला सवाल देखिए, 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? ये देखिए 2022 का सवाल है, इसीलिए 2022 का ही जो है इसमें आंकड़ा पूछ रहा है। तो 2022 में अगर हम बात करें तो 788 टोटल सदस्य थे। याद रखिएगा 788। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 67वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2022 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, राज्यसभा के 233 सदस्य इसमें थे और राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य थे और लोकसभा के 543 और दोनों सदनों को मिलाकर बने निर्वाचक मंडल में शामिल हुए थे कुल 788 सदस्य। अगला सवाल देखिए, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के राष्ट्रपति के रूप में क्रमांक कौन सा था? तो भारत के ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो जो हामिद अंसारी थे इनका नंबर 12वां था। 12वां नंबर और किसका था?
तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी का भी राष्ट्रपति के रूप में जो है 12वां क्रम था। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति क्रमानुसार क्रमांक जो है 12वां है और वर्तमान में व्यक्ति क्रमानुसार 14वें उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़ है। अब देखिए जगदीप धनखड़ नहीं है इस टाइम पर, इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया था। तो अभी कौन है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला सवाल देखिए, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, भारत का प्रधानमंत्री जो है मुख्य है तो किसका है, राज्य सरकार का है या केंद्र सरकार का है, या राज्य या केंद्र सरकार दोनों का। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा केंद्रीय सरकार का है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा और इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का व्यवहारिक प्रमुख होता है। वस्तुतः यह लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन का जो है नेता होता है। अगला सवाल देखिए, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के सदस्य या राज्यसभा के सदस्य या संसद के सदस्य या दोनों सदन के सदस्य। तो आपको बताना है कि आमतौर पर क्या होते हैं। तो आमतौर पर जो होते हैं 9वें नंबर का जो सवाल है ये जो है लोकसभा के सदस्य होते हैं और जो है बहुमत प्राप्त दल का जो है ये नेता होता है। ठीक है, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है और आमतौर पर वह लोकसभा का सदस्य होता है क्योंकि लोकसभा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय है और वह लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनाए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ज़्यादा लोकतांत्रिक यही है कि वह लोकसभा का सदस्य हो। अगला सवाल देखिए, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है। तो भारत का जो प्रधानमंत्री है ये किसके प्रति जवाबदेह है, तो ये जो है लोकसभा के प्रति जो है जवाबदेह होता है। सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चूंकि मंत्रिपरिषद का प्रधान जो है प्रधानमंत्री होता है अतः प्रधानमंत्री भी लोकसभा के प्रति ही जवाबदेह है। अगला सवाल देखिए, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं किसके लिए, तो ये जो है किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं ये आपको बताना है। 11वें नंबर का ये सवाल है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो ये केवल लोकसभा के प्रति होते हैं जवाबदेह और उत्तरदायी। ये आपका जो है डी विकल्प सही हो जाएगा। याद रखिएगा डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 41वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। देखिए मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है तो ये जो है किसके उत्तरदायी होता है, तो ये यहाँ पर देखिए क्योंकि यहाँ पर जो है लोकसभा नहीं है तो हम प्रधानमंत्री के प्रति कह सकते हैं, लेकिन इसको जो है स्टार मार्क कर दिया गया है। देखिए जो मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है वो लोकसभा के प्रति ही होती है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, अतः निकटतम उत्तर जो है संसद होगा चूँकि लोकसभा विकल्प में नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि संसद के प्रति जो है ये जो है उत्तरदायी होती है, तो हम डी विकल्प ही मान लेते हैं। अगला सवाल देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। कार्यपालिका जो है किसके अधीन रहकर कार्य करती है ये आपको बताना है। 13वें नंबर का सवाल है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये होता है विधायिका के। ठीक है, कार्यपालिका जो है विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 45वीं बीपीएससी प्री 2001 में ये सवाल पूछा गया था। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन विधायिका के संसद सदस्यों से होता है और कार्यपालिका मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका या लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं। अगला सवाल देखिए, 14वें नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है। तो ऐसा जो है कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। तो ये कहा गया था आपके जो है 91वें संविधान संशोधन जो है ये आपका हुआ था 2003 में और इसी में कहा गया था कि लोकसभा के कुल सदस्यों की जो संख्या होगी वो जो है जो मंत्रिपरिषद की जो संख्या होगी वो लोकसभा के कुल सदस्यों के जो है 15% तक ही हो सकती है। तो ये आपका 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में ये बातें कही गई थी। 66वीं बीपीएससी प्री री एग्जाम 2020 में ये सवाल पूछा गया था।
91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75(1) में जो है खंड 1 का जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या जो है लोकसभा के कुल सदस्यों की जो है 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अतः विकल्प बी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। बी कैसे हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, 91 जो लिखा है ये सी में लिखा हुआ है, तो ये आपका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 91 नंबर का जो है ये सी में मेंशन किया गया है। देखिए 15वें नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है। अल्पसंख्यक मामले का जो है मंत्रालय जो है किसे सौंपा गया है, तो ये जो है स्मृति ईरानी को कहा जा रहा है। ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। 67वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2022 में ये सवाल पूछा गया था। और वर्तमान में अगर हम बात करें 2025 की स्थिति के अनुसार तो अल्पसंख्यक मंत्री जो है ये किरण रिजिजू हैं, जबकि अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री जो है जॉर्ज कुरियन हैं। अगला सवाल देखिए, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है, तो ये आपका हो जाएगा मंत्रिमंडल जो सचिव होते हैं ये आपके हैं, याद रखिएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी जो है ये मंत्रिमंडल या कैबिनेट सचिव जो है वो आपका होता है। देखिए भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली जो है किससे संबंधित है? विभाजन प्रणाली जो है किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 17वें नंबर का ये हो जाएगा। एक तो नीति बनाएगी और दूसरा जो है उसका क्रियान्वयन कराएगी या कार्यान्वयन करेगी, तो ये आपका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, जैसे कार्यपालिका और विधायिका हम कह सकते हैं। 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया था। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में विभाजन प्रणाली नीति निर्माण और उसके क्रियान्वयन से संबंधित है। इसमें सचिवालय योजना और नीति निर्माण संबंधी कार्य करता है, जबकि नीतियों का क्रियान्वयन जो है संबंधित निकायों और एजेंसियों के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान जो है कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान जो है कौन होता है ये आपको बताना है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान जो है ये प्रधानमंत्री होता है। इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 53वीं से 55वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। तो भारत को या भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? भारत को या भारत सरकार को कानूनी विषयों पर जो है परामर्श कौन देता है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल जो होते हैं ये भारत सरकार को कानूनी विषयों पर जो है परामर्श देते हैं। 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में ये सवाल पूछा गया था। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी जिसको बोलते हैं उसकी जो है नियुक्ति करता है। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को जो है अटॉर्नी जनरल जो है नियुक्त किया जा सकता है। और यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करता है। तो इस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पर कि आपको ये याद करना है कि ये जो है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भी होता है। तो आपसे पूछ सकता है कि भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी कौन होता है, तो ये आपका जो है अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी जो है ये आपके होते हैं। अगला सवाल देखिए, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत का महान्यायवादी जो है ये किसके द्वारा नियुक्त किया जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है कि किसके द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका, अभी आपने देखा कि ये जो है भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है ये अपने पद पर जो है धारण करता है पद, और जब तक चाहे तब तक राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक इसको अपने पद पर जो है बनाए रख सकता है। तो बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में ये सवाल जो है पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? अब देखिए भाग तो ले सकता है ये, लेकिन ये वोट नहीं दे सकता है। ये भी चीज़ याद रखिएगा, ये भाग तो लेंगे लेकिन ये जो है वोटिंग में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो इनका वही नाम है अटॉर्नी जनरल, या जिसको हम महान्यायवादी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? तो हम इनको अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी कहते हैं। और ये भारत सरकार का एक अधिकारी होता है या प्रथम विधि अधिकारी हम कह सकते हैं, जो भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। 60वीं से लेकर 62वीं बीपीएससी प्री 2016 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, गैर सदस्य के रूप में संसद की कार्यवाही में महान्यायवादी भाग ले सकता है, क्योंकि प्रश्न के विकल्प में उपराष्ट्रपति भी है और वह भी संसद का सदस्य नहीं होता है, इसलिए यहाँ उपराष्ट्रपति भी उत्तर हो सकता है। हालांकि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के पद से हटाने का प्रस्ताव सदन में विचारणीय हो तो उस समय राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं रहता।
इस दौरान वह सदन का एक हिस्सा होता है और इस संदर्भ में वह सदन में अपनी बात रख सकता है। यदि संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में जो है भाग लेने की बात हो तो वहाँ उत्तर जो है महान्यायवादी ही होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति की भागीदारी राज्यसभा में ही होती है। और साथ ही जो है प्रश्न में भारत सरकार का अधिकारी पूछा गया है, जबकि भारत जो है उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्र का वो प्रमुख होता है, कोई अधिकारी नहीं होता। राज्यसभा का जो है पदेन सभापति होता है। संभवतः इसी आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा इस उत्तर को जो है बी माना गया था। अगला सवाल देखिए, एक गैर सदस्य के रूप में संसद में किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो कौन भाग ले सकता है? तो एक जो है गैर सदस्य के रूप में कहा जा रहा है, ठीक है, गैर सदस्य के रूप में। तो यहाँ पर देखिए उपराष्ट्रपति भी है और जो है महान्यायवादी भी है, तो ये दोनों ही आपके सही हो जाएंगे। ए और सी जो है दोनों सही हो जाएगा। देखिए वरीयता अनुक्रम, वरीयता अनुक्रम में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले आएगा। कौन सबसे पहले आता है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये देखिए कौन सबसे पहले आता है। तो देखिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझाता हूँ। 65 बीपीएससी का सवाल है। देखिए वरीयता जो अनुक्रम है केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक और आर्डर से संबंधित है और इस संबंध में वर्तमान अधिसूचना 26 जुलाई 1979 को जो है जारी की गई थी, जिसके अनुसार संघ लोक सेवा के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को वरीयता क्रम में एक समान जो है रखा गया है, जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपने न्यायिक क्षेत्र में 14वें तथा उसके बाहर 17वें क्रम पर रखा गया है। अतः विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए यूपीएससी का जो अध्यक्ष है और मुख्य चुनाव आयुक्त जो है और महालेखा परीक्षक जो है ये एक समान रैंक में आते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक जो है जवाब सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाइए। निम्नलिखित शब्दों को जो है तार्किक और सार्थक क्रम में सजाना है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो सबसे पहले देखिए राष्ट्रपति जहाँ पर पहले आ रहा है वही ऑप्शन सही कर दीजिए। और राष्ट्रपति देखिए एक ही विकल्प में आ रहा है, सी विकल्प में, तो यहाँ पर सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल जो है पूछा गया था। भारतीय राजनीतिक प्रणाली में संविधान के अंतर्गत अधिकारियों को जो है वरीयता क्रम के अनुसार राष्ट्रपति को सर्वोच्च पद प्राप्त है, उसके बाद क्रमशः उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अध्यक्ष जो लोकसभा के और सांसदों का जो है क्रम आता है। अगला सवाल देखिए, संसद। पहला सवाल कहा जा रहा है कि लोकसभा के लिए जो है चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। अब न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए ये 25 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा के लिए जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। लोकसभा के लिए जो है 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष दोनों की जो है न्यूनतम आयु होनी चाहिए, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए। तो अभी आपको मैंने बताया कि ये जो है 25 वर्ष होना चाहिए, कम से कम जो है 25 वर्ष होना चाहिए। और यही चीज़ अगर राज्यसभा के लिए पूछ ली जाए तो वहाँ पर आपका 30 वर्ष हो जाएगा, तो वहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। 64वीं बीपीएससी में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या होती है। संसद का जो सदस्य बनने हेतु जो है न्यूनतम आयु क्या होती है। अब देखिए न्यूनतम तो 25 वर्ष ही होगी, क्योंकि लोकसभा की जो है 30 वर्ष होती है और लोकसभा की जो है 25 वर्ष होती है, राज्यसभा की 30 वर्ष होती है। तो लोकसभा भी संसद का ही हिस्सा है, तो इसीलिए 25 वर्ष हो जाएगी। सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। फिर से देखिए कह रहा है 17वीं बीपीएससी एग्जाम प्री 2024 में कि लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रपति बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए तो मैंने कहा लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30 और राष्ट्रपति के लिए जो है 35 वर्ष। तो ये आपका पहला ही सही हो जाएगा। 25, 30 और 35 जो है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए संविधान के अनुच्छेद 58(1) ख के तहत राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष और अनुच्छेद 84 ख के तहत लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्रमशः जो है ये 25 वर्ष और 30 वर्ष जो है होनी चाहिए। इस प्रकार जो है ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। देखिए लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है और यह निर्धारण किस वर्ष तक जो है यथावत रहेगा। उसके बाद जो है फिर से परिसीमन किया जाएगा और सीटें जो है बढ़ेंगी, लेकिन ये अभी कब तक के लिए जो है रखा गया है तो ये 2026 तक के लिए जो है यथावत रहेगा और इसके बाद जो है परिसीमन होगा और उसके बाद जो है सीटें फिर बढ़ाई जाएंगी। बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया था। अभी भी दोस्तों जुकाम की वजह से बोलने में थोड़ा परेशानी हो रही है, तो जो भी आपको जो है प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है वो मैं समझ सकता हूँ। थोड़ा सुनने में जो है अच्छा नहीं लग रहा होगा और इसीलिए थोड़ा सा जो है माफ़ करिएगा। और क्योंकि बोलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मौसम चेंज की वजह से जुकाम खांसी जो है ये दोनों हो गए थे, तो इसीलिए जो है बोलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है।
देखिए, संविधान के 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा अनुच्छेद 81(3) के परंतुक में संशोधन करके 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन का निर्धारण जो है 2026 तक संशोधित किया गया था। तब तक लोकसभा में स्थान निर्धारण के लिए 1971 की जनगणना आधार होगी। अगला सवाल देखिए, कह रहा है प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है और इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है। तो परिसीमन को किस वर्ष तक रोका गया है, तो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो है 2026 तक रोका गया है। 1971 की जनगणना पर अभी आधारित है और ये 2026 तक जो है ऐसे ही रहेगा। इसके बाद जो है पुनः परिसीमन होगा और सीटें जो है बढ़ाई जाएंगी। 67वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2022 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन निर्धारित है, तो कौन सी जनगणना पर, तो ये 1971 की जनगणना पर आधारित है। इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है। तो पहले ये राष्ट्रपति के पास थी, लेकिन अब इसको जो है ख़त्म कर दिया गया है, तो इसकी बात ही मत करिए, ठीक है। इसको जो है अब ख़त्म कर दिया गया है, याद रखिएगा। अब आपको ये बताना है कि ये कौन से संविधान संशोधन के तहत जो है इसको खत्म किया गया है, ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए, प्रश्नकाल में अनुच्छेद 331 के अनुसार लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास थी। अधिकतम 2 सदस्य जो है राष्ट्रपति नामित कर सकता था और 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 334 में संविधान संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष किया गया, परंतु आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनयन की व्यवस्था को निष्प्रभावित कर दिया गया है। अगला सवाल देखिए, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी जो है भंग किया जा सकता है। तो ये कौन कर सकता है, तो ये करेगा राष्ट्रपति, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ठीक है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है ये राष्ट्रपति कर सकता है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 40वीं बीपीएससी प्री 1995 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, अनुच्छेद 85(2) ख के अनुसार लोकसभा के कार्यकाल को पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है और ऐसा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर करता है और राष्ट्रपति के द्वारा जो है किया जा सकता है ये चीज़। हालांकि यदि मंत्रिपरिषद ने लोकसभा में बहुमत खो दिया है तो ऐसी मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को समय से पूर्व भंग करने की बजाय राष्ट्रपति नई सरकार बन सकने की संभावना के संदर्भ में स्वविवेक का भी प्रयोग कर सकता है। अगला सवाल देखिए, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, तो वही चीज़ फिर से कह रहा है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा जो है ये भंग किया जा सकता है। याद रखिएगा, 10वें नंबर का ये सवाल है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। प्रधानमंत्री की सिफारिश या मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा ये चीज़ें करी जा सकती हैं। 42वीं बीपीएससी 1997-98 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, लोकसभा में सामान्यतः जो है कितने सत्र होते हैं। लोकसभा में जो है सामान्यतः कितने सत्र होते हैं, तो ये आपके 3 सत्र होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं, नाम तो सुना होगा आपने। एक होता है जो है बजट सत्र, एक होता है मानसून सत्र और एक होता है शीतकालीन सत्र। बजट सत्र जो होता है ये फरवरी से मई तक के बीच में होता है और मानसून सत्र जो होता है ये जुलाई से अगस्त और शीतकालीन सत्र जो होता है ये नवंबर दिसंबर तक रहता है। 67वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2022 और 2020 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र अवसान और विघटन का प्रावधान है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद के प्रत्येक सदन का समय समय पर सत्र बुलाने की शक्ति दी गई है, परंतु राष्ट्रपति द्वारा संसद का सत्र इस प्रकार बुलाया जाना चाहिए कि एक सत्र की अधिकतम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर न हो। दूसरे शब्दों में एक वर्ष में कम से कम 2 बार जो है सत्र बुलाया जा सकता है और वैसे भारत में लोकसभा की एक वर्ष में सामान्यतः निम्न 3 जो है सत्र बुलाए जाते हैं, जिसमें से मानसून सत्र, बजट सत्र और जो है शीतकालीन सत्र शामिल है। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं, तो वर्ष भर में कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं। देखिए, 6-6 महीने का गैप रहना चाहिए, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो न्यूनतम की बात कर रहे हैं तो न्यूनतम जो है वर्ष में 2 बार, 6-6 महीने पर जो है वर्ष में 2 बार जो है बुलाए जा सकते हैं। तो ये आपका बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 42वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक जो है अंतराल होना चाहिए, तो कितना अंतराल होना चाहिए, तो 6 महीने का। अभी मैंने आपको बताया कि 6 महीने का होना चाहिए। 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है,
तो कौन सा राज्य भेजता है दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश ही सबसे ज़्यादा जो है लोकसभा प्रतिनिधि भेजता है, तो डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि भेजता है। विकल्प में दिए गए 3 राज्यों में से लोकसभा की सदस्य संख्या इस प्रकार है, बिहार में 40, मध्य प्रदेश में 29, पश्चिम बंगाल में 42 और जो है उत्तर प्रदेश में जो है 80 लोकसभा की सीटें हैं। अगला सवाल देखिए, जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं। दूसरे और तीसरे दर्जे पर कौन है ये आपको बताना है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये होगा बिहार और महाराष्ट्र। बिहार और महाराष्ट्र हो जाएगा ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 39वीं बीपीएससी में 1994 में ये सवाल पूछा गया था। अब देखिए ये उस समय का सवाल है जब जो है राज्यों का बंटवारा नहीं हुआ था। अब अगर देखें तो लोकसभा में सबसे ज़्यादा जो है सीटें देता है वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, बिहार में अब 40 सीटें रह गई हैं क्योंकि 1994 का सवाल है और 2000 में बिहार और झारखंड को बांट दिया गया था। अगला सवाल देखिए, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो, तो कितना मत अगर प्राप्त ना हो तो अपनी जमानत खो देगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा, इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अभी मैं आपको एक्सप्लेनेशन के माध्यम से बताता हूँ। देखिए लोकसभा में अगर चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी जो है अपना 1/6 जो भाग है मत का, टोटल अगर 100 मत है उसमें से 1/6 भाग अगर नहीं प्राप्त कर सकता है तो उस उम्मीदवार की जो है जमानत राशि जब्त हो जाती है। अर्थात जब वो नामांकन करने जाता है तो कुछ राशि जो है जमा करता है जमानत के रूप में और वो राशि जो है वो जब्त हो जाती है। अगला सवाल देखिए, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। लोकसभा का पहला आम चुनाव जो है ये कब हुआ था ये आपको बताना है। 17वें नंबर का सवाल है और इसका सही जवाब जो है 1952 में जो है पहली बार आम चुनाव हुए थे, तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए लोकसभा का प्रथम आम चुनाव जो हुआ था 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य हुआ था और यह चुनाव कुल 489 सीटों के लिए हुआ था। लोकसभा का जो है प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। अगला सवाल देखिए, 9वीं लोकसभा कब भंग की गई। 9वीं लोकसभा जो है कब भंग की गई थी ये आपको बताना है। तो 9वीं लोकसभा जो भंग की गई थी ये मार्च 1991 में जो है भंग की गई थी। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 42वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। देखिए इस तरह के सवाल ऐसे पूछे नहीं जाते हैं, ये पहले पूछे जाते थे। भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए। 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन कब हुए थे, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये फरवरी 1998 में हुए थे, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, लोकसभा का नेता कौन है। लोकसभा का नेता जो है कौन होता है, तो लोकसभा का नेता जो होता है ये प्रधानमंत्री होता है, याद रखिएगा। लोकसभा का नेता जो है ये प्रधानमंत्री होता है। देखिए चूंकि 75 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को जो है प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है और किसी भी सदन का नेता उस सदन का जो है सदस्य ही होता है। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं होता है तो लोकसभा में सदन का नेता किसी वरिष्ठ मंत्री को बनाया जाता है जो लोकसभा का सदस्य हो। अगला सवाल देखिए, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कैसे होता है, तो लोकसभा का स्पीकर जो होता है इसका निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है, याद रखिएगा। तो ये आपका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 39वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था 1994 में। देखिए लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है ये आपको बताना है। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो ये हम जो है छोड़ देते हैं और आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं। लोकसभा के जो उपाध्यक्ष हैं इनका आपको नाम बताना है। अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है, और उपाध्यक्ष कौन है ये आपको बताना है। देखिए धन विधेयक पेश किया जा सकता है। धन विधेयक जो है कहाँ पर पेश किया जा सकता है, तो अगर हम बात करें धन विधेयक तो ये केवल जो है लोकसभा में पेश किया जा सकता है, याद रखिएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 63वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था और धन विधेयक केवल और केवल जो है लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। देखिए भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भारत के संसद का व्यय जो है ये किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। देखिए व्यय नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है ये हम नहीं कह सकते कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। देखिए क्योंकि टाइम पर जो है सदन जो संसद होता है यही आपका जो है बजट रिलीज करता है और यही जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि बजट जो है ये आप जो है नियंत्रित करता है। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, बीपीएससी सीडीपीओ पर 2018 में पूछा गया था कि संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन राज्यसभा और लोकसभा जो है वो होते हैं। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने का अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। भारत की संचित निधि, आकस्मिकता निधि व लोक लेखाओं पर भारत की संसद की अनुशंसा से ही वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाती है। अतः भारत के संसद का व्यय जो है संसद के द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। तो इस प्रकार से हम मान सकते हैं इसका ई विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों इसमें दिए गए हैं। तो आपका उपयुक्त में से एक से अधिक जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ये दोनों सही हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा।
अगला सवाल देखिए, कह रहा है संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा। संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा, बुलाएगा राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो करेगा दोस्तों वो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। याद रखिएगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ये जो है संयुक्त सत्र जो है राष्ट्रपति बुलाता है और अध्यक्षता जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। 65वीं बीपीएससी एग्जाम पर 2020 में ये सवाल पूछा गया था। संविधान के अनुच्छेद 118(4) के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर करता है। अगला सवाल देखिए, संसद में कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है। संसद में कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये होता है सरकार के बजट प्रस्तावों में खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव जो प्रस्तुत करना, ये आपका कटौती प्रस्ताव होता है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 17वीं बीपीएससी प्री 2024 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, केंद्रीय बजट के अनुदान मांगों में संशोधन हेतु संसद के निचले सदन लोकसभा में प्रस्तुत किया जाने वाला कटौती प्रस्ताव, जिसको हम कट मोशन कहते हैं, ये आता है और इसके द्वारा सरकार के बजट प्रस्ताव में व्यय हेतु प्रस्तुत अनुदान मांगों को अनुचित बताते हुए इसमें कमी का प्रस्ताव लाया जाता है। यह कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं: नीतिगत कटौती, सांकेतिक कटौती और मितव्ययिता जो है कटौती प्रस्ताव। अगला सवाल देखिए, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितने दिनों तक जो है अनुपस्थित रहता है। तो कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसको जो है रिक्त घोषित किया जा सकता है, ये आपको बताना है। 27वें नंबर का सवाल है, तो ये आपका हो जाएगा इसका जो है बी विकल्प सही हो जाएगा। लगातार अगर 2 महीने तक वो गायब रहता है तो उसको जो है रिक्त घोषित किया जा सकता है। 60वीं से 62वीं बीपीएससी प्री 2016 में ये सवाल पूछा गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101(4) के तहत संसद तथा अनुच्छेद 190(4) के तहत राज्य विधानमंडल के किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है। परंतु इस अवधि में संसद जो है सदन के जो है सत्रावसान या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित समय नहीं जोड़ा जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है। भारत का प्रधानमंत्री जो है मुख्य है, तो किसका मुख्य है ये आपको बताना है। तो भारत का जो प्रधानमंत्री है ये किसका मुख्य होता है, तो ये जो है केंद्रीय सरकार का जो है प्रमुख होता है या मुख्य होता है। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान जो है प्रधानमंत्री होगा। हमारा संविधान मंत्रिमंडलीय प्रणाली को मान्यता देता है। इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का प्रमुख होता है। प्रमुखता यह लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता होता है। अनुच्छेद 78(ग) के अनुसार वह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चयों को राष्ट्रपति को संसूचित करे और जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह उसको दे। अगला सवाल देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है। लोकसभा के अध्यक्ष को क्या प्राप्त है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा केवल समान मत होने की स्थिति में मतदान करने का अधिकार। अगर मान लीजिए कोई वोटिंग होती है और 50-50 दोनों बराबर हो जाते हैं वोट, तो ये जो है अपना वोट दे सकता है किसी भी को और रिजल्ट जो है वहाँ पर आ सकता है। तो इसके लिए जो है इनको अधिकार प्राप्त है। केवल समान मत होने की स्थिति में ही ये जो है अपने मत का जो है अधिकार यूज कर सकते हैं। 17वीं बीपीएससी री एग्जाम 2024 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 101 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में किसी विषय पर मतदान में प्रथमता मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर रहने की दशा में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। इस प्रकार समान मत होने की स्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष को मतदान का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 96(1) के अनुसार जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का संकल्प लोकसभा में विचाराधीन है तो वह उपस्थित रहने पर वह पीठासीन नहीं रहेगा। और अनुच्छेद 96(2) के अनुसार ऐसी स्थिति में वह ऐसे संकल्प पर या ऐसी कार्यवाहियों के दौरान किसी अन्य विषय पर प्रथमता ही मत देने का अधिकार होगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में मत देने का हकदार वो नहीं होगा। इस आधार पर विकल्प सी भी सही हो सकता है, परंतु विकल्प ए जो है ये सबसे सटीक उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है। तो यह कौन सा अनुच्छेद होता है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका अनुच्छेद 102(1) हो जाएगा। अनुच्छेद 102(1) ये हो जाएगा। तो ये डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। 17वीं बीपीएससी का जो है ये सवाल है। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 102(1) किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है और इस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति की संसद के किसी सदस्य के चुने जाने और सदस्य होने के लिए निर्रहित रहेगा यदि वह भारत सरकार के किसी राज्य सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने वाले व्यक्ति का निर्रहित न होना संसद ने विधि द्वारा घोषित किया हो कोई लाभ का पद जो है धारण करता है। अगला सवाल देखिए, और सेशन का आखिरी सवाल है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है। तो ये जो है खत्म कर दिया गया है। ठीक है, ये खत्म कर दिया गया है। इसका पहला ही जवाब सही हो जाएगा। 104 में जो है संविधान संशोधन के द्वारा जो कि 2019 में हुआ था और इसके तहत जो है ये 2 सीटें जो है जिसको राष्ट्रपति मनोनीत करता था इसको जो है ख़त्म कर दिया गया है।